तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आपको नज़र आ रही है 3 इक्वेशंस थी, इनको लिखा हुआ था यानी कि कॉलम वाइज, मतलब इस तरह से तीनों को इकट्ठा लिखा गया था। मैंने इनको यार इस तरह से लिख दिया, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास 3 इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है। तो बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते कब हैं? जब हमारे पास एक इक्वेशन होती है उसको हम कह देते हैं लीनियर इक्वेशन। जब हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस हो जाती हैं तो हम उनको कह देते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि जब 2 लीनियर इक्वेशंस हो या 3 हो तो उनको सिस्टम कह दिया जाता है। ठीक है, अब देखें हमने इनको भी लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में पहले नंबर पे, जैसे आपको मैं लिखवाता होता हूँ किसमें, अपनी बुक लीनियर सर्किट एनालिसिस में। तो देखें इनके पहले जो कांस्टेंट है हर इक्वेशन के, वो आपने साथ में यहाँ पे इस मैट्रिक्स में लिखने हैं। यहाँ पे अब 3/3 का आपको मैट्रिक्स समझ आएगा कैसे गाउस एलिमिनेशन से करना है। ये देखें इसके साथ 1 है, इसके साथ -1 है, इसके साथ 1 है। अब दूसरी इक्वेशन ये है हमारी, तो इसका कांस्टेंट लिखूंगा 2, फिर है 1, फिर है -3। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वेरिएबल्स की जो अरेंजमेंट है वो सब इक्वेशन में सेम हो। देखें x है, y है, फिर z है, तीनों में यही आर्डर है। यहाँ पे आप देखें इसके साथ 3 है, यहाँ पे इसके साथ 2, इसके साथ 1। तो अब आप इनके वेरिएबल्स लिख देंगे कॉलम वाइज x, y एंड z, फिर इज इक्वल टू वाले नंबर्स, फिर हम इस पे लगाएंगे अपना गाउस एलिमिनेशन मेथड। तो गाउस एलिमिनेशन मेथड कहता है कि आपने इस मैट्रिक्स के साथ इसको डॉटेड फॉर्म में लिख देना है और उसके ऊपर आपने अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म बना के अपने वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर लेना। ये देखें मैं पहले इस मैट्रिक्स के वेरिएबल्स को कांस्टेंट को लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख लिए। इसके बाद गाउस का ये कहना था कि इसके आप साथ डॉटेड लाइन लगाएं इस तरह से, जैसे आपको सामने मैं लगा रहा हूँ ये डॉटेड लाइन। फिर इस साइड वाले एलिमेंट्स लिख लें जो कि 4 है, -6 है, 7 है। अब आपने इसमें बनाना है बच्चों अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि ये जो डायगोनल है इसमें 1 1 1 होना चाहिए। ठीक है जी, यानी ऐसे 1 1 हो, इनके ऊपर कोई भी एलिमेंट यानी कि कुछ ना कुछ एग्जिस्ट लाजमी करता हो, लाइक 0 1 2 0 0 0 नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे लोअर ट्रायंगुलर बन जाएगा। और इनके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। ये तरीकाकार होता है इसको अपर ट्रायंगुलर बनाने का। ये देखें ये अब अपर ट्रायंगुलर बन गया क्योंकि ये ऊपर वाले एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जबकि नीचे वाले 0 हैं। अपर ट्रायंगुलर बनेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको एक ही फॉर्म में समझाया है क्योंकि लोअर से भी कई उस्ताद समझाते हैं, लोअर से भी किया जा सकता है, लेकिन वो आपके लिए दुगना यार कह लो कंटेंट हो जाएगा जो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। आपको इजी करवाना है क्योंकि आपने बस क्वेश्चन सॉल्व करना, ना कि ज़्यादा इसका ज्ञान कोई हासिल करना। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगी, मसला नहीं है। अब देखें सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहले मुझे 1 चाहिए डायगोनल एलिमेंट का, जो कि ऑलरेडी बाय लक है, यहाँ पे 1 नहीं है। ठीक है जी, अब मुझे इसके दोनों नीचे जो मतलब कि एलिमेंट है, इसके नीचे जो 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन दोनों को 0 बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा? यानी कि यहाँ पे ऑपरेशंस लगाऊंगा। ये मेरी R2 है बच्चों, देखो ऑपरेशन आपने R1 को फिक्स रख के लगाने हैं। R1 मीन्स कि R1 के साथ छेड़छाड़ करके करना है। अब R2 में से मैं माइनस करता हूँ R1 को कितने टाइम्स, यानी इसमें से माइनस करूँ यहाँ पे 0 बन जाए। देखो बच्चों R1 का एलिमेंट है 1, जब इसको 2 से ज़रब दे के R2 में से मैं माइनस करूँगा तब यहाँ पे 0 बनेगा। तो ये मेरा फर्स्ट ऑपरेशन बन गया। सेकंड ऑपरेशन भी आपने यहीं पे लगा देना। सेकंड क्या होगा? R3 के एलिमेंट के लिए। R3 का एलिमेंट देखो 3 है, इसमें से भी हमने R1 का एलिमेंट ही यानी कि R1 के साथ ही छेड़छाड़ करके इसको 0 बनाना है। वो कैसे कर सकता हूँ? देखो उसका एलिमेंट 1 है, 1 को अगर मैं 3 से ज़रब दे के इसमें से माइनस करूँ तब ये 0 होगा। तो ये इसके दोनों ऑपरेशन आ गए स्टेप के। ठीक है, अब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, देखें क्या होगा। पहले आपने ना जिस बच्चों रो को आपने फिक्स किया हुआ ना, यानी कि जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, देखो R2 और R3 में से ही माइनस हो रहा है, R1 अपनी जगह पे है। R1 को आपने एज इट एज वहाँ पे लिख देना है क्योंकि उसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, बस वो ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही है अपनी जगह पे, बाकी वो फिक्स है, उसके नंबर एज इट एज आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये हमने अभी अभी तय किया था। R2 का एलिमेंट देखो, ये मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा गंद मचेगा। ये देखो R2 का एलिमेंट आ गया 2 माइनस हमारे पास है 2 इंटू R1 का एलिमेंट। R1 का एलिमेंट इसके ऊपर क्या है? 1 है। तो ये मैंने 1 जब पुट किया, देखो ऑपरेशन मुझे दिखा रहा है यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आपने 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब इस 1 के साथ भी ऐसे ही छेड़छाड़ करनी है। अब देखें अब मेरे पास क्या हो गया जी, अब मैं फिर से इसको ऑफ करता हूँ। R2 माइनस 2 R1, R2 का एलिमेंट है 1 माइनस 2 इंटू R1 का एलिमेंट। R1 का एलिमेंट मेरे पास क्या है? -1। तो ये देखो ये आता है 3, यानी अब ये 3 हो गया। इस माइनस आगे बात आती है फिर से R2 माइनस 2 R1। तो देखो -3 पहले पुट हुआ, -3 माइनस 2 इंटू R1 का एलिमेंट जो कि 1 है। तो ये देखें ये आता है -5। ठीक है जी, आगे इस साइड पे भी यही चक्कर है। देखें यहाँ पे पुट हुआ -6
-2 इंटू R1 का एलिमेंट जो कि 4 है, तो ये कितना बन जाता है देखें -6 और -8, यानी ये -14 हो जाता है। -8 और -6, जी बिल्कुल -14। ओके हो गया। अब थर्ड रो को देखते हैं क्या फ़र्क पड़ने वाला है। थर्ड रो का देखें, फर्स्ट एलिमेंट है, ये यहाँ से चेक करूँ तो फर्स्ट एलिमेंट इसका 3 है, -3 इंटू R1 का एलिमेंट जो कि इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है वो है 1। तो ये जब पुट करता हूँ देखो 3 - 3 ये 0 हो जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं, आप देखें इस 2 को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये R3 का एलिमेंट हो गया 2 -3 इंटू R1 का एलिमेंट जो इसके ऊपर -1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। तो देखें इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा ये, ठीक है जी। उसके बाद इस 1 की बारी आती है, देखें R3 का एलिमेंट 1 -3 इंटू R1 का एलिमेंट जो कि वो भी 1 नहीं है, तो ये देखें -3 + 1 यानी -2 आ रहा है। अब इस 7 की बारी आती है तो देखो 7 -3 इंटू R1 का एलिमेंट जो कि 4 है, तो ये देखें 7 -12 करूँगा अगर 7 में से तो -5 आ जाएगा, ये आपके पास बन गया, ठीक है जी। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। देखें आपने फर्स्ट रो के लिए काम डन कर दिया, फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 भी कर दिया यानी डायगोनल एलिमेंट, और उसके नीचे 0 भी बना दिए, ये काम तो ठीक हो गया। अब सेकंड रो में आपको सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना होगा डायगोनल के लिए, क्योंकि ये डायगोनल आगे इस तरह से चल रहा होता है जैसे मैंने आपको समझाया हुआ। देखें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 3 की जगह। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सिंपल ये ऑपरेशन लगाएंगे, R2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये लाजमी है आपने यार इस तरह से लिखना है जैसे बता रहा हूँ, ये इसका हिस्सा है क्वेश्चन का, ये जो मैं ऑपरेशन साथ में लिख रहा हूँ। तो देखो क्या फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन के मैट्रिक्स को, ये आ जाएगा 1 0 0 -1, यहाँ पे बन जाएगा 1, ठीक है जी। 1 कैसे बना आपको समझ में आ गया, 3/3 यानी कि आपकी, देखो मैं आपको समझाता हूँ यार सिंपल, आपकी जो रो 1 और रो 3 है ना बच्चों, वो फिक्स है अपनी जगह पे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगा ही नहीं है, उसके सारे एलिमेंट एज इट एज़ आ गए। देखिए मैंने फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट एज इट एज़ लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सब 3 के साथ डिवाइड होते गए, -5/3 आ गया यहाँ पे आ गया -14/3, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपको पता है मुझे अगर इसको लोअर ट्रायंगुलर बनाना है तो मुझे यहाँ पे इस 1 के नीचे 0 बनाना होगा। वो मैं कैसे बना सकता हूँ, देखो अब R2 ऑपरेशन के लिए फ़िक्स हो गई है, R3 आपने 0 बनाना नीचे 1 की जगह, तो कैसे बना सकते हो, देखो R3 -5 टाइम्स ऑफ R2 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, यानी ये 5 से ज़रब होकर 5 बनेगा, 5 - 5 0 कर देगा इसको, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें, यानी इसका मैट्रिक्स लिखें नेक्स्ट फॉर्म वाला, जगह काफ़ी कम बच गया, लगता है नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा। तो ये देखें आपने पहले ना फर्स्ट 2 रोज़ को एज इट एज़ लिख देना, क्योंकि वो अपनी जगह पे फिक्स है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये 0, ये 1, ये -5/3, ये -14/3। अब थर्ड रो में जो फ़र्क पड़ना है देखते हैं। देखें फर्स्ट एलिमेंट उसका है ही 0 और R2 का भी 0 है, देखें ये ऐसे ही होगा 0 - 5 इंटू 0, यानी ये 0 ही आएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखें 5 - 5 इंटू 1 यानी 5 - 5 हो गया, ये एलिमेंट अभी आपका 0 हो गया। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, -2 R3 का एलिमेंट -5 इंटू R2 का एलिमेंट जो कि है -5/3 ऐसे। तो ये देखें क्या आ रहा है, अब कैलकुलेटर ही यार ये जवाब देता है, -2 मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, +25/3 हो चुका होगा, तो ये देखें आता 19/3, तो ये आपके पास आ गया 19/3, ठीक है जी। अब लास्ट एलिमेंट की बात करूँ तो देखो इसमें क्या -5 R3 का एलिमेंट -5 इंटू R2 का एलिमेंट जो कि है -14/3। अब इसको करके देखते हैं कैलकुलेटर पे, -5 माइनस या +5 ही हो जाएगा, ये बाद में माइनस माइनस करके 14/3। तो ये देखें ये मेरे पास आता है 55/3, तो ये आपके पास आ गया 55/3। अब बच्चों ज़रा गौर से देखें, हमने काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बस क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए मुझे, ठीक है। बाकी सारी वो फॉर्म बन चुकी हुई है, देखें अपर ट्रायंगुलर बन रहा है, बस एक 1 की कमी है। उस 1 को यहाँ पे बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, थर्ड रो को अब मल्टीप्लाई करूँगा R3 को किसके साथ, देखें इसको मैं किस नंबर से ज़रब दूँ तो ये 1 बन सकता है, 3/19 के साथ, यानी कि उल्टी फॉर्म के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई दूँ, ये 19/3 है, इसको अगर मैंने 3/19 से ज़रब दी तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन लगा दिया। अब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, ये देखें क्या आ जाएगा, फर्स्ट 2 रोज़ एज इट एज़ आएंगी, 4 -14/3, ये -5/3,
ये आपका 1 है, ये आपका 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। और ये देखें यहाँ पे जब ये 3/19 इसके साथ ज़रब होगा 19/3, ये एलिमेंट था R3 का, इसके साथ ज़रब हुआ 3/19, तो क्या हुआ, ये यहाँ पे 1 आ गया। और इसके साथ 55/3 के साथ जब ज़रब हुई 3/19 की, तो फिर क्या आएगा, देखें 3 3 से कटेगा और ये आ जाएगा 55/19। और देखें आपका क्वेश्चन बस बच्चों सॉल्व हो गया। मैं चाहता तो हूँ यहीं पे सॉल्व हो जाए, लेकिन मुझे एक और रजिस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट पेज से बेटर है आपके सामने क्वेश्चन पड़ा और आप इसी को यहीं पे सॉल्व होता हुआ देख लो, ठीक है। तो 1 मिनट की बात है यार बस। अब आपने इसको लिखना है अपनी इक्वेशंस की फॉर्म में। देखें आपके पास क्या क्या इक्वेशन बनी, आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट का जो मतलब कि वेरिएबल था वो x था, इसका y है, इसका z है, यानी ये x y z इज़ इक्वल टू दिस नंबर, ये ऐसे लिखा जाता है। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है मुझे ये इक्वेशन दे रही है x माइनस वाई प्लस z इज़ इक्वल टू 4। ये मैं इस वजह से अब लिख पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास अपर ट्रायंगुलर बन गया, क्योंकि इसकी अपर साइड पे अब एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसको आपने कुछ नहीं करना होता इज इक्वल टू वाले को, इस साइड से पंगे लेने होते हैं। अब ये आ गया आपके पास। सेकंड आपको क्या मिल रहा है, देखें एक्स का एलिमेंट इसमें 0 है, वाई इसमें +1 है, और फिर है साथ में -5/3 जी इज़ इक्वल टू -14/3। और लास्ट में देखो, लास्ट में एक्स और वाई दोनों 0 हैं और जी आपको डायरेक्ट अपनी वैल्यू दे रहा है, जी इज़ इक्वल टू आपको मिल रही है 55/19। तो ये आपकी एक वैल्यू आ गई। सेकंड आप कैसे हासिल करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे, ये जो 55/19 है ना, इस इक्वेशन में पुट करोगे। देखो इस इक्वेशन में पुट करने से आपको क्या मिलेगा, अब आपके सामने यार इक्वेशन लिखी है, इसको मैं आगे करना चाहूँगा। देखें y -5/3 इंटू जी की वैल्यू जो कि हमें मिल चुकी है 55/19 इज़ इक्वल टू -14/3। अब आप सभी जानते हैं, देखें y इधर ही रह जाएगा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यार ये मुझे प्लस करके आपको एक दफ़ा लिख के क्या दिखाने की ज़रूरत है, डायरेक्ट आप जानते हैं। देखें आएगा -14/3, इस तरह से आएगा -14/3 और प्लस 5/3 इंटू 55/19, यानी मल्टीप्लिकेशन नहीं मैंने की, मैंने साइन को उठा के इधर जब लाया तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेटर में ही पुट करता हूँ, सारा काम खुद ब खुद कर लेता है। देखें 5/3 इंटू 55/19, ये देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सब कैलकुलेटर को दे दिया, वो खुद जवाब देने लगा। 3/19 हमारे पास y की वैल्यू है। अब देखें आपको y भी मिल चुका है, z भी मिल चुका है, तो आप इजीली x को मालूम कर सकते हो। देखो पहले मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, x यहीं पे रह गया, y और z दूसरी जानिब चले गए, 4 में से जाके y प्लस हो गया और z इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में होगा। आप ऐसे पहले कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप x की वैल्यू मालूम करने के लिए इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें इसके अंदर। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एंड z आपने लिखना है इन इक्वेशन दिस, ठीक है। तो प्लस y की वैल्यू है 3/19 और z की वैल्यू देखें है 55/19। अब इसको टोटली तौर पे कैलकुलेटर पे ही पुट करें, कैलकुलेटर इसका भी आपको जवाब दे देगा। 4 = 3/19 -55/19, तो ये आपके पास आती है 24/19। तो लें बच्चों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।